हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा के विकारक तत्वों के बारे में जानेंगे। शब्द विचार पाठ के अंतर्गत हमने ये पढ़ा था कि व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों को दो भागों में रखा गया है, एक विकारी और एक अविकारी। विकारी वे शब्द होते हैं जिनमें विकार उत्पन्न होता है, अर्थात किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, और अविकारी वे शब्द होते हैं जिनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो विकार जिनमें होता है उसका कारण क्या है, किस कारण से उन विकारी शब्दों में परिवर्तन होता है, उसका मुख्य कारण है लिंग, वचन और कारक। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। हर संज्ञा का कोई न कोई लिंग होता है। संज्ञाएं जो आप जानते हैं, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। हर वस्तु या व्यक्ति का कोई न कोई नाम होता है और इस वस्तु या व्यक्ति का कोई न कोई लिंग होता है जो इसकी पहचान होती है। तो ये हिंदी भाषा में हम दो लिंगों के बारे में पढ़ते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग वे शब्द होते हैं जिनसे हमें स्त्री जाति का बोध होता है और पुल्लिंग वे शब्द होते हैं जिससे हमें पुरुष जाति का बोध होता है। संस्कृत भाषा में हम तीन लिंगों के बारे में पढ़ते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग का अर्थ होता है अप्राणीवाचक शब्द जिनमें जान नहीं होती है, जिनमें किसी प्रकार का कोई जान नहीं है, उन वस्तुओं को हम किस श्रेणी में रखते हैं। तो हिंदी भाषा में हम अप्राणीवाचक शब्दों को व्याकरण के नियम के अंतर्गत, व्याकरणिक नियम के आधार पर या प्रचलन में या लोक परंपरा के आधार पर हम उन अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग का निर्धारण करते हैं। अप्राणीवाचक जो संस्कृत में हम नपुंसक लिंगों के अंतर्गत रखते हैं, तो हिंदी में अप्राणीवाचक शब्दों को हम व्याकरण के नियमों के आधार पर, प्रचलन के आधार पर या लोक परंपरा के आधार पर या व्यवहार के आधार पर हम उनका लिंग निर्धारित करते हैं। फिर नित्य पुल्लिंग वाची शब्द। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं या हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। तो ये पुल्लिंग जो शब्द रहते हैं उनका जैसे कौवा, खटमल, चीता, मगरमच्छ, गैंडा और खरगोश, इनके अलावा भी और बहुत से शब्द हैं जो नित्य पुल्लिंग रहते हैं, हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, इनके स्त्रीलिंग शब्द नहीं मिलते हैं, तो ये हमेशा पुल्लिंग शब्द रहते हैं। नित्य स्त्रीलिंग वाची शब्द कोयल, छिपकली, मक्खी, मछली और गिलहरी जैसे नित्य पुल्लिंग शब्द है, उसी तरह से नित्य स्त्रीलिंग शब्द भी हैं। ये हमेशा स्त्रीलिंग में ही मिलते हैं, इनके लिए कोई भी पुल्लिंग शब्द नहीं मिलता है भाषा में। तो इन दोनों शब्दों के लिए हमें नर और मादा शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। जितने भी पुल्लिंग शब्द हैं उनके स्त्रीलिंग शब्दों के लिए हमें मादा शब्द का प्रयोग करना है और जितने भी स्त्रीलिंग शब्द हैं उनके लिए हमें नर शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे अगर हमें नर कोयल बोलना है तो हमें कोयल के लिए अगर हमें पुल्लिंग शब्द प्रयोग करना है तो हमें नर कोयल बोलना पड़ेगा या नर कोयल लिखना पड़ेगा। उसी तरह से अगर हमें खटमल के लिए लिखना है स्त्रीलिंग तो हमें मादा खटमल लिखना पड़ेगा। तो ये नर और मादा शब्द जो हैं वो इन नित्य स्त्रीलिंग और नित्य पुल्लिंग शब्दों के साथ लगाए जाते हैं इन्हें परिवर्तित करने के लिए। फिर पदवाची शब्दों का लिंग। पदवाची अर्थात जो किसी पद पर हैं उन्हें
हम केवल एक ही लिंग में पुकारते हैं, एक ही लिंग में इनका हम प्रयोग करते हैं। ऐसे पदों के लिए हम केवल एक ही लिंग का प्रयोग करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, सभासद है। तो ये सारे शब्द केवल स्त्रीलिंग या पुल्लिंग ही होते हैं, जिनमें हमें दोनों के लिए ये शब्द प्रयोग करने होते हैं। प्रधानमंत्री शब्द है वो हमें स्त्रीलिंग भी प्रयोग करना है और पुल्लिंग के लिए भी प्रयोग करना है। अगर प्रधानमंत्री स्त्रीलिंग है तो भी और पुल्लिंग है तो भी हमें एक ही शब्द प्रयोग करना है। तो इन पदों के लिए केवल एक ही शब्द होता है। पर्यायवाची शब्दों में एक ही वस्तु के दो नाम भिन्न भिन्न लिंग में हो सकते हैं। एक ही वस्तु जैसे पत्र है और चिट्ठी है। पत्र आपका पुल्लिंग शब्द है और चिट्ठी स्त्रीलिंग शब्द है। ग्रंथ है और पुस्तक है। ग्रंथ पुल्लिंग शब्द है और पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है। नेत्र है और आँख है। नेत्र स्त्री पुल्लिंग शब्द है और आँख स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये अलग अलग लिंगों में प्रयोग किए जाते हैं। नाम एक ही है, पर्यायवाची शब्द है दोनों, लेकिन लिंग इन दोनों के अलग अलग होते हैं। तो पर्यायवाची शब्दों में एक ही वस्तु के दो नाम भिन्न भिन्न लिंगों में हो सकते हैं। फिर पुल्लिंग शब्दों की पहचान। पुल्लिंग शब्दों की पहचान करने के लिए कुछ नियम बने हुए हैं, जिनके अंतर्गत इनको जानने से हमें पुल्लिंग शब्दों की पहचान करने में आसानी होती है। इन्हें जानना आवश्यक है हमारे लिए। जैसे मोटी भारी भरकम वस्तु का नाम पुल्लिंग शब्द होता है। मोटी भारी भरकम बेडौल जिसका कोई आकार नहीं है, ऐसी वस्तु हमेशा पुल्लिंग के अंतर्गत आती है। जैसे बोरा है, थैला है, ट्रक है, इस तरह के लट्ठा है, इस तरह के शब्द जो हैं वो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। फिर देश, पर्वत, समुद्र, पेड़, अनाज, धातु, ग्रह, मांस, वार और रत्न, द्रव्य, ये सारी चीजें हमेशा पुल्लिंग के अंतर्गत आती हैं। लेकिन इनमें कुछ अपवाद भी हैं। जैसे देश में आपका श्रीलंका हमेशा स्त्रीलिंग में आता है। पर्वत में सारे पर्वतों का नाम, समुद्र में सारे समुद्रों का नाम, पेड़ में इमली का नाम जो है वो हमेशा स्त्रीलिंग होता है। अनाज में है मक्का है, अरहर है, ये अनाज स्त्रीलिंग में आते हैं। और बाकी सारे गेहूं, चावल, सारे अनाज आपके पुल्लिंग में आते हैं। धातु में चांदी जो है वो आपकी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। चांदी धातु है जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। और ग्रह में भी आपके सारे ग्रह पुल्लिंग होते हैं, केवल पृथ्वी स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग की जाती है। पृथ्वी का हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किया जाता है। मास में कुछ महीने ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग है, जैसे जनवरी, फरवरी, जुलाई। तो ये मास स्त्रीलिंग है और बाकी सारे महीने आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। वार में सारे वार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सारे वार जितने हैं वो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। फिर रत्न में सारे रत्न, हीरा, मोती, पन्ना, ये सारे आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। द्रव में दूध, पानी, पेट्रोल, घी, ये सारे आपके पुल्लिंग हैं। और चाय, कॉफी और लस्सी, ये तीन आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें कुछ चीजें ऐसी हैं, इनमें नाम में जो देश, पर्वत, समुद्र, पेड़, अनाज, इनमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपवाद स्वरूप स्त्रीलिंग में भी प्रयोग किए जाते हैं। फिर अक, त्वा, ना, य, आपा, आव, आवा, औड़ा और पन, इनसे अंत होने वाले शब्द। अक, त्वा, ना, य, आपा, आवा, आव, आवा, औड़ा और पन से अंत होने वाले शब्दों को हम पुल्लिंग के अंतर्गत रखते हैं। जैसे अक से गायक, त्वा से महत्व, ना से टहलना, य से शिष्य, आपा से बुढ़ापा, आव से आवा,
आवा, औड़ा और पन, इन शब्दों से अंत होने वाले शब्द जो होते हैं वो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। फिर शरीर के कुछ अंग जैसे सिर, हाथ, पैर, नाखून, कंधा, दांत, ये सारे पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। फिर अरबी फारसी के खाना और दान से अंत होने वाले शब्द, खाना, डाक खाना, दवा खाना, और दान से अंत होने वाले शब्द जैसे खानदान, पानदान, पीठदान, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। खाना और दान से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। फिर वारा, वाला, एरा और आर से अंत होने वाले शब्द जैसे चाय वाला, दूध वाला, चचेरा, ममेरा, लुहार, सुनार, इस तरह के शब्द भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। प्राणियों में समूह का ज्ञान कराने वाले, समूह का ज्ञान कराने वाले प्राणियों का कुछ शब्द ऐसे हैं जो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं और कुछ स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो पुल्लिंग वाले शब्द हैं परिवार, समाज, मंडल, दल आदि, और कुछ स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो ये पुल्लिंग की पहचान करने के कुछ नियम हैं। अब स्त्रीलिंग की पहचान करने के लिए आकारांत, उकारांत और इकारांत तत्सम संज्ञाएं, आकारांत, उकारांत और इकारांत की तत्सम संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे दया, आयु और संधि। आ से दया, फिर आयु उकारांत, इकारांत से संधि। तो ये सारे तत्सम शब्द जो हैं वो आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जिन शब्दों के अंत में आवट, आहट, इया, ता, आई, नी, इमा, आस, ई, त और री आता है, जिन शब्दों के अंत में आवट, आहट, इया, ता, आई, नी, इमा, आस, ई, ता और री आता है, ऐसे शब्दों को भी हम स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखते हैं। फिर भाषा, बोली और लिपियों को हम स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखते हैं। भाषा, बोली और लिपियों को भी हम स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखते हैं। फिर शरीर के कुछ अंग, अभी आपने इसमें पढ़ा कि शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग होते हैं, और अब शरीर के कुछ अंग स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। ये हैं नाक, जीभ, कमर, आँख, पलक और भौं। इनके अलावा भी कुछ शब्द और हैं जो कुछ अंग हैं जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो कुछ स्त्रीलिंग है और कुछ पुल्लिंग है, शरीर के अंगों में अलग अलग हैं। फिर नदियों और झीलों के नाम जो स्त्रीलिंग है, नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, और झीलें हैं डल झील, सांभर झील, तो ये आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। फिर प्राणियों के समुदाय, अभी आपने पढ़ा प्राणियों के समूह का ज्ञान कराने वाले शब्द, अब ये प्राणियों के समूह या समुदाय का ज्ञान कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत जो आते हैं, उसमें सभा है, सेना है, सरकार है, भीड़ है, और भी कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। फिर तिथियों के नाम, हिंदी महीने के अनुसार जो तिथियां हैं उनके नाम भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, दशमी, नवमी, प्रथमा, सारे शब्द, सारी तिथियां जितनी हैं वो सारी आपकी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। फिर अरबी फारसी के वे शब्द जिनके अंत में ता, श, आ और हा आता है। अरबी फारसी के वे शब्द, वे सारे शब्द जिनके अंत में ता, श, आ और हा आता है, वे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे इज्जत, कोशिश, सजा और राह, ये
शब्द आपके इनके अलावा भी और बहुत सारे शब्द हैं जो ता, शा, आ और हा से जिनका अंत होता है, वे अरबी और फारसी के शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो पुल्लिंग की पहचान और स्त्रीलिंग की पहचान, व्याकरण के अनुसार जो नियम हैं उनके बारे में आपको हमने अभी बताया। तो ये सारे नियम आपके लिए जानना आवश्यक है कि हिंदी भाषा के जो नियम हैं उनके अंतर्गत हम किन किन शब्दों को स्त्रीलिंग में रखते हैं और किन शब्दों को पुल्लिंग के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये आपको पहचानने में आसानी होगी इन बातों को जानने के बाद। जो भी इसमें आप और जो बचा हुआ है वो आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, इसको हमने चार्ट में करके लिखा है। इसी तरह से मैं आपको लिख के भेजूंगी भी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा और आपको दिक्कत नहीं होगी। लिंग में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के भी कुछ नियम हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के भी कुछ नियम हैं। पहला, शब्दों के अंत में अगर आ आए तो उनको आ में बदल दिया जाता है। अगर शब्दों के अंत में आ स्वर आए तो उसे आ में बदल दिया जाता है। जैसे छात्र से छात्रा, शिष्य से शिष्या। फिर आ और आ के स्थान पर ई कर दिया जाता है। जैसे पुत्र से पुत्री, बेटा से बेटी। पुत्र से पुत्री, बेटा से बेटी, अगर आ और आ के स्थान पर ई कर दिया जाता है। फिर आ के स्थान पर या, जैसे चूहा से चूहिया, बूढ़ा से बुढ़िया। आ और आ के स्थान पर ई, पुत्र से पुत्री, बेटा से बेटी। फिर आ के स्थान पर इया कर दिया जाता है। जैसे चूहा से चूहिया और बूढ़ा से बुढ़िया। फिर आ और ई के स्थान पर इन, धोबी से धोबिन, नाग से नागिन। आ और ई के स्थान पर इन हो जाता है। जैसे धोबी से धोबिन, नाग से नागिन। फिर आ, ई, ऊ और ए के स्थान पर आइन लगाकर आ, ई, ऊ और ए के स्थान पर आइन लगाकर शब्द बनता है। जैसे पंडित से पंडिताइन, बाबू से बबुआइन, लाला से ललाइन। इस तरह के स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं और ये नियम के अंतर्गत ही आते हैं। जो हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं वो सारे नियम के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये आ, ई, ऊ और ए के स्थान पर आइन लगाकर बनते हैं ये शब्द। अक के स्थान पर इका, जैसे गायक से गायिका, अध्यापक से अध्यापिका। अक के स्थान पर इका, जैसे गायक से गायिका, अध्यापक से अध्यापिका शब्द बनता है। फिर शब्द के अंत में आनी लगाकर, जैसे देवर से देवरानी, नौकर से नौकरानी। अकारण शब्दों के अंत में नी लगाकर, ऐसे शब्द जिसके अंत में आ स्वर आए। जैसे शेर से शेरनी, मोर से मोरनी। मान को मति और वान को वती में बदलकर, मान को मति और वान को वती में बदलकर। जैसे श्रीमान, श्रीमती, बलवान, बलवती। फिर ई के स्थान पर इनी लगाकर, स्वामी से स्वामिनी, तपस्वी से तपस्विनी। ई के स्थान पर इनी लगाकर, जैसे स्वामी से स्वामिनी और तपस्वी से तपस्विनी। ता के स्थान पर त्री लगाकर, नेता से नेत्री, रचयिता से रचयित्री। नेता से नेत्री और रचयिता से रचयित्री। विशेष शब्द जिनका स्त्रीलिंग में रूप
बदल जाता है। कुछ विशेष शब्द होते हैं जिनका स्त्रीलिंग रूप एकदम सर्वथा अलग होता है, जैसे राजा से रानी हो गया, वीर से वीरांगना, विद्वान से विदुषी, वर से वधू, मर्द से औरत। तो ये कुछ शब्द हैं और आपकी बुक में भी इनके अलावा और शब्द दिए हुए हैं जो परिवर्तित हो जाते हैं, और इन नियमों के अलावा भी आपकी बुक में बहुत से शब्द दिए हुए हैं जो इन नियमों के अंतर्गत आते हैं। तो ये मैंने आपको संक्षेप में बताया है इन नियमों के बारे में। तो ये आप पुस्तक से अपने विस्तार में पढ़ लीजिएगा। जो समझ में नहीं आए आप उसको पूछ सकते हैं। इस पाठ का अभ्यासकार आप स्वयं करिए। मैं आपको बाद में बताती जाऊंगी कि कौन सा आपका सही है, कौन सा गलत है। जब आप स्वयं करेंगे, खोज के लिखेंगे, बुक में सारी चीज़ें दी हुई हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें ना हो। तो जो नहीं होगा या जो आपको समझ में नहीं आएगा वो मैं आपको कराऊंगी। आप इसके लिए परेशान मत होइए, लेकिन पहले स्वयं आप करने की कोशिश करिए। तो ये आपका लिंग पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका अभ्यास कार्य प्रश्नोत्तर बाद में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।